हम पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी, जिसे अर्थक्वेक एंड सुनामी भी बोलते हैं। अगर पहला देखें तो यहाँ लिखा है भूकंप के प्रमुख कारण, तो कौन कौन से कारण हैं। नंबर 1 ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी। सेकंड है भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, मतलब फ्यूल्डिंग एंड कंट्रैक्शन। सेकंड है समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन जो है। फिर फोर्थ है प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया। फिर फिफ्थ है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। अगर हम यहाँ पे देखें पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण देखें तो देखो यहाँ पे है भूकंप अधिकेंद्र। ये क्या है इसका, ये जो है धरातलीय या तरंग है, यल तरंग, ठीक। फिर जो इधर को आई हुई हैं इनको हम बोलते हैं, कौन सी तरंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पी एवं एस तरंग। और इनके बीच में जो ये वाला स्थान है उसको हम बोलते हैं प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। कौन सी तरंग, पी तरंग। फिर आगे आएंगे, फिर उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे 103 यहाँ से लेके यहाँ तक ये है प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव, ठीक है। ये पी तरंग छाया क्षेत्र है। फिर इधर अगर यहाँ पे आओगे तो ये मेंटल है और ये क्रस्ट, ठीक। और अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तरंगे भूकंपीय प्रघात, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है क्रोड से होकर पी तरंगे जो है भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुँचती हैं, ठीक। क्या है कि क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। फिर आगे इसको देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव इसमें हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती हैं। फिर आगे देखें, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा यस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। ये जो है यस तरंग, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी तरंग जो है कोर में प्रवेश नहीं करती, तो वो हो जाएंगी यस तरंग। फिर यहाँ पे आपको पता है कि पी एवं यस तरंग यहाँ पे हैं, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे अगर यहाँ पे देखें ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है पी तरंग छाया क्षेत्र। और ये क्या है, ये है द्रव बाह्य कोर। और आंतरिक वाला कौन सा है, ये है ठोस आंतरिक कोर। तो ये हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे है भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंग जो है 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है पी तरंग और एक होता है यस तरंग और एक होती है यल तरंग। अगर हम बात करें प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं, तो ये पी तरंगों को कहते हैं। किसको, पी तरंगों को प्राथमिक एवं लंबवत तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं, तो यस तरंग को अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंग भी कहते हैं। क्या, ट्रांसवर्स एंड सेकेंडरी वेव्स। नेक्स्ट है कि यल तरंगों यानी कि धरातलीय तरंगे किस गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। नेक्स्ट है भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की, तो ये अक्टूबर 2007 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महासागर, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। कौन चीज़, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल में भी चल सकती हैं। कौन सी, पी तरंग, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। कौन सी, पी तरंगे। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। कौन, कितने हैं, 3। एक है राशिफोरल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। सेकंड है मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है।
इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। थर्ड है रिएक्टर स्केल। यह जो है लघुगणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं, तो ये भूकंप केंद्र में। अगला, किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया। आगे हम देखते हैं भूकंप के प्रकार, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार भूकंप का प्रकार इधर दिया है, इधर गहराई। अगर छिछले केंद्र वाले भूकंप की बात करें तो ये 0 से 35 किलोमीटर गहराई तक आता है। नेक्स्ट है मध्यम केंद्र वाले भूकंप, ये जो है 35 से 75 से 100 मतलब 75% किलोमीटर गहराई तक आता है। थर्ड है गहन केंद्र वाले भूकंप, ये 100 से 350 किलोमीटर के गहराई तक आता है। नेक्स्ट है पातालीय केंद्र वाले भूकंप, ये 350 से 700 किलोमीटर की गहराई में आता है। अगला देखें भूकंप अधिकेंद्र, ईपी सेंटर से 105 और 145 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। नेक्स्ट है पहले इसको देखो, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। नेक्स्ट है किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। फिर है कि प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो वो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। नेक्स्ट है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, तो रेडान। इसको देख लो, प्लेट विवर्तनिकी जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील जो है तो उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। अब हम महाद्वीप के बारे में देखेंगे, द कंटिनेंट्स। ठीक, अगर हम महाद्वीप के बारे में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों को जो अवरोही क्रम देखें तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा मतलब बढ़ते हुए क्रम में पहले आएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, तो देखो जो है ये देखो इंडिया, यहाँ से इतना आएगा, देखो मतलब यहाँ से कुछ ऐसे करके ठीक है, ये पूरा इतना हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक, फिर एशिया महाद्वीप के बाद में उत्तरी अमेरिका आएगा। उत्तरी अमेरिका कौन सा है, ये पूरा इतना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके ये उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर उत्तरी अमेरिका के बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये हो जाएगा। ठीक, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आएगा अंटार्कटिका। क्या जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये वाला पूरा। फिर इसके बाद में आएगा यूरोप। यूरोप ये वाला पोर्शन पूरा है। ठीक, ये हो गया यूरोप। यूरोप के बाद में आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएंगे 7 कंटिनेंट। एक और बच गया है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। ठीक है, एशिया के बाद ही आएगा अफ्रीका। देखो पहले आएगा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। देखो एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आएगा अंटार्कटिका आएगा। ठीक, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप आएगा, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक, तो ये हो गए 7। तो अगर हम इसके बाद में ये हो गया, अगर यहाँ पे देखें तो ये है जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक है, क्या है, आर्कटिक महासागर। फिर अगर हम इधर देखें तो ये है स्कैंडिनेवियन
प्रायद्वीप है। और ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है। इधर पड़ता है आर्कटिक महासागर, ये है उत्तरी प्रशांत महासागर। इधर आएंगे तो दक्षिण प्रशांत महासागर, ये पूरा है दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये क्या हो जाएगा, ये इधर है आइबेरिया का प्रायद्वीप, ये है इटली का प्रायद्वीप। यहाँ पड़ता है बाल्कन प्रायद्वीप। इधर पड़ता है अरब प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप। ये है कमचटका प्रायद्वीप। और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में देखेंगे तो ये है केप यार्क प्रायद्वीप। और यहाँ पड़ता है ये मलाया प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं भारत के इधर दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। और इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। तो ये हो गया कुछ जानकारी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे मैंने ये बता ही दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, तो पहले एशिया, अफ्रीका, फिर ये आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर ये दक्षिण अमेरिका आएगा फोर्थ पे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आ जाएगा फिफ्थ पे अंटार्कटिका, 5 नंबर पे, मतलब 6 नंबर पे यूरोप, 7 पे ऑस्ट्रेलिया। फिर है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये है तिरात जवी, जो कि इजराइल में पड़ता है। लगभग यहाँ पे 54 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर अगला है विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है, बरखोयांस्क, ये साइबेरिया रूस में पड़ता है। यहाँ पे जो तापमान है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वो है एशिया। फिर अगला है विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है, तो ये पनामा नहर करती है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशियानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशियानिया। देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इनको संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ओशियानिया। फिर आगे है कि महाद्वीप एक दूसरे को कैसे, मतलब एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं, तो ये प्लेट विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका में पड़ता है उसकी जो है औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। अगला है कि पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके, कौन से नाम से, श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद चादर चढ़ी रहती है। फिर अगला है प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूरोप को। फिर अगला है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो है यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, यूरोप है। फिर अगला है अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। क्या अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ, मतलब पर्वत श्रेणियाँ मतलब माउंटेन रेंज देखेंगे। देखते हैं कि वलन क्रिया किस कारण होती है, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है एंडीज। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला है विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत, तो पहला है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सेकंड है केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर, ये भारत पाक अधिकृत लद्दाख में पड़ता है।
अगला थर्ड है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर और ये इसकी अवस्थिति है भारत नेपाल सीमा पर। कहाँ पे? भारत नेपाल सीमा पर। अगला है लहोत्से। क्या है? लहोत्से। इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। ये नेपाल तिब्बत सीमा पे पड़ता है। फिर 5वें नंबर पे पड़ता है मकालू। इसकी ऊंचाई 8,462 मीटर है। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। फिर है अगला चो ओयू। इसकी ऊंचाई है 8,201 मीटर और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला है धौलागिरी। धौलागिरी की बात करें तो 8,167 मीटर है और ये नेपाल में पड़ता है। फिर है मनासलू। इसकी ऊंचाई 8,156 मीटर है। ये नेपाल में पड़ता है। फिर अगला है दक्षिणी। क्या है? दक्षिणी आल्प्स मतलब साउदर्न आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार होती हैं। क्या? विश्व की अधिकांश जो ऊंची चोटी होती है वो नवीन होती हैं और मोड़दार पर्वतों में है। फिर अगला है व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो भारत और म्यांमार के बीच ये बर्मीज योम अराकान योमा पर्वत चाप जो है सीमा निर्धारित करता है। फिर हम अगला देखते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये F.B. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। फिर आगे है कि महाद्वीपीय क्या है? सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर। तो एशिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर तो यह है किलिमंजारो। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम है माउंट डेनाली। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट एकाकागुआ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च शिखर उसका नाम है माउंट कोसियुस्को। जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर उसका नाम है बिन्सन मैसिफ। फिर अगर हम बात करें मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। फिर अगला देखते हैं माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर अगला है स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो ये बनाता है पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस में देखो यहाँ पे पा रहा है, स्पेन भी पा रहा है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज। और देखो टिटलिस इसमें टी आ रहा है, टा आ रहा है, तो इसमें भी स्विट्जरलैंड ठीक है टा आ रहा है। फिर आगे देखते हैं अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? तो ये है हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिरांडेक पर्वत। क्या है? हेनरी, ब्लैक और एडिरांडेक पर्वत। फिर हम देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। अगर हम देखें देखो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज ये जो है पश्चिम दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और इसकी स्थिति कहाँ है? ये मतलब इसका जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है एकाकागुआ। फिर अगला देखें रॉकी पर्वत श्रेणी ये पश्चिम उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और ये जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट। फिर अगला है हिमालय का काराकोरम हिंदुकुश ये दक्षिण मध्य एशिया में पड़ता है और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे ऊंचा इसका शिखर है कोसियुस्को।
नेक्स्ट है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये अंटार्कटिका का है, इसके अंटार्कटिका में है। और जो है इसके जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट विंसन मैसिफ। फिर अगला है तिएन शान श्रेणी, ये दक्षिण मध्य एशिया में है और इसकी सर्वोच्च शिखर पीक पोएडा है। नेक्स्ट है अल्ताई माउंटेन श्रेणी, ये मध्य एशिया में है और इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, गोरा बेलुखा। नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी ये मध्य रूस में है और इसका सर्वोच्च शिखर का नाम है गोरा नैरोडनाया। फिर अगला है कम चटका स्थित श्रेणी, ये पूर्वी रूस में पड़ता है और इसकी सर्वोच्च शिखर है क्ल्यूचेस्वकाया सोपका। क्या है, क्ल्यूचेस्वकाया सोपका। फिर अगला है एटलस पर्वत श्रेणी, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है और ये जेवेल टाउबकाल इसकी सर्वोच्च शिखर है। फिर अगला है बरखोयांस्क पर्वत श्रेणी, ये पड़ता है पूर्वी रूस में और ये इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, गोरा मास खाया। क्या है, गोरा मास खाया। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी घाट श्रेणी, ये पश्चिमी भारत में पड़ता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। फिर अगला है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में पड़ता है, इसकी सर्वोच्च चोटी है ओरिजावा। नेक्स्ट है जाग्रोस, क्या है अगला, जाग्रोस पर्वत श्रेणी, ये ईरान में पड़ता है, इसका सर्वोच्च शिखर है जाड कोह। नेक्स्ट है एल्बुर्ज श्रेणी, ये ईरान में पड़ता है और इसके सर्वोच्च शिखर है देमावंद। अगला है स्कैंडिनेवियन रेंज, ये पश्चिमी नॉर्वे में पड़ता है, इसका ऊंचा सर्वोच्च शिखर है गैल्डोपिजेन। नेक्स्ट है पश्चिमी सियरा माद्रे, ये मैक्सिको में पड़ता है और इसके सर्वोच्च शिखर है नेवादो डी कोलिमा। अगला है ड्रैकेंस वर्ग श्रेणी, ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पड़ता है और जो है इसका सर्वोच्च शिखर है वो है दवाना एंटेलेनियाला। क्या है, दवाना एंटलेन्याना। फिर अगला है काकेकस, क्या है, काकेसस श्रेणी, ये पड़ता है रूस में। काकेसस श्रेणी कहाँ पड़ता है, रूस में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। नेक्स्ट है अलास्का श्रेणी, ये अलास्का में स्थित है और इसकी सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है कास्केड रेंज श्रेणी, ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और ये जो है माउंट रेनियर जो है इसका सर्वोच्च शिखर है। फिर अगला है एपेनाइन श्रेणी, ये इटली में पड़ता है और इसका सर्वोच्च शिखर है कौन, कोर्नो ग्रैंडे। कौन है, कोर्नो ग्रैंडे। फिर अगला है अपलेशियन श्रेणी, अपलेशियन श्रेणी जो है वो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, ये जो है माउंट मिशेल इसकी सर्वोच्च शिखर है। फिर है आल्प्स, आल्प्स की बात करें तो ये मध्यवर्ती यूरोप में इसकी स्थिति है और ये जो है सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा, माउंट ब्लैक। नेक्स्ट है सियरा माद्रे डेल सुर, ये मैक्सिको में पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची शिखर कौन है, वो है टियोटेपेक। फिर आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मतलब आगे है कि शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ, मतलब इसको पढ़ेंगे। तो अगर देखें वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम मरुस्थल जानते हैं। अगर जहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम मरुस्थल बोलते हैं, क्या हो जाएगा, मरुस्थल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल। फिर है अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये थार का मरुस्थल है जो कि भारत में पड़ता है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल किस देश में है, तो ये है सिक्यांग प्रांत, जहाँ मतलब चीन में। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो ये मंगोलिया में है। फिर है सेरीन मरुस्थल कहाँ है, तो ये मिस्र में पड़ता है।
नेक्स्ट है रेग मरुस्थल कहाँ है, तो ये अल्जीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार का मरुस्थल। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, तो इंसेल वर्ग का निर्माण जो है ये पवन के द्वारा किया जाता है। अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति देखेंगे। तो अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो कि लीबिया तथा नुबियन मरुस्थल भी कहते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर अगला है सिम्पसन यानी कि गिब्सन यानी कि स्टुअर्ट स्टोनी ग्रेट और विक्टोरिया ग्रैंड सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फिर हम सऊदी अरब की बात करें, उसमें है नाफूद हमद रब अल खाली, ये मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर है सोनोरन, सोनोरन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में पड़ता है। नेक्स्ट है नामीब, ये नामीबिया में है। काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि, ये सोमालिया में है। अटाकामा चिली में है। काजिल कुम, ये उज़्बेकिस्तान में है। दस्त ए लुत, ये पूर्वी ईरान में पड़ता है। दस्त ए कबीर, ये दक्षिणी ईरान में पड़ता है। मोजेब या मोहावे सियरा निवादा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। फिर है सेंचुरा, ये पेरू में पड़ता है। फिर है पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। आगे बात करें तो मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं। क्या मरुस्थल स्थलखंड व शुष्क अर्ध शुष्क भाग होते हैं। फिर से देखिए जो मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन ये मरुस्थल जो होता है ये स्थल और शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो उपोष्ण और उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर आगे देखें तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो ये है अटाकामा। क्या है, अटाकामा। फिर आगे बात करें तो सोनोरन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट है नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है, तो यह है मरुस्थलीय बायोम के वनस्पति। नेक्स्ट है कि घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। क्या है, घास भूमि उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ उतनी अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती कि वन का विकास हो सके और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल हो जाए। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अगर हम बात करें स्टेपीज, इधर देखिए, इधर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और इधर पर अवस्थित है। ठीक, अगर हम स्टेपीज तो ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। बेल्ट घास के मैदान ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताद जो है ये पाया जाता है हंगरी में। पंपाज ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में मिलता है। केंट रबरी ये मिलता है न्यूजीलैंड में। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। डाउन्स जो है ये अब ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। फिर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसमें आते हैं लानोस, वेनेजुएला में मिलेगा। कंपोज जो है ये ब्राज़ील में है। सवाना घास का मैदान ये है अफ्रीका महाद्वीप में। फिर आगे बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। अगला है दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पम्पास। नेक्स्ट है सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क व उष्ण कटिबंधीय है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है घाटियाँ और पठार, वैलीज एंड प्लेटूज। पहला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितना है, तो यह है
5 किलोमीटर समुद्र तल से तिब्बत पठार की ऊंचाई है। फिर अगला है छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो छोटा नागपुर जो पठार है वो गुंबदाकार पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये तिब्बत के पठार को कहते हैं। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की 2 प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अगला है कि बृहद बेसिन किस देश में है? तो ये यूएसए में है। आगे विश्व के प्रमुख पठार, अगर इसके बारे में देखें तो पामीर या इसे तिब्बत का पठार कहते हैं, ये तिब्बत में पड़ता है जो कि चीन का हिस्सा मानता है अपना। नेक्स्ट है कोलंबिया पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनातोलिया पठार, ये तुर्की में पड़ता है। शान का पठार, ये म्यांमार में है। म्यांमार पहले नाम बर्मा था। नेक्स्ट है मध्य साइबेरिया पठार, मध्य साइबेरिया पठार रूस में पड़ता है। लीबियाई पठार, ये लीबिया व मिस्र में पड़ता है। कोलोराडो पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पीडमांट पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर है पैटागोनिया पठार, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। गुयाना पठार, ये वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। फिर है मांटो ग्रासो पठार, ये ब्राज़ील में पड़ता है। मंगोलियाई पठार, ये मंगोलिया व चीन में है। फिर है पोतवार पठार, ये पाकिस्तान में है। अगला है मेसेटा पठार, ये आइबेरिया प्रायद्वीप जो है स्पेन में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है अलास्का या यूकान पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर है एशिया माइनर, ये तुर्की में पड़ता है। नेक्स्ट है लारेंसिया पठार, ये कनाडा में है। अगला है तकला मकान पठार, ये चीन में पड़ता है। फिर है मालवा पठार, ये भारत में है। फिर है किम्बरले का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला है अदामावा का पठार, ये नाइजीरिया में है। फिर है लोएस पठार, लोएस ये जो है चीन में पड़ता है। अगला बात करें चुम्बा घाटी से भारत, भूटान, चीन, भारत मतलब सिक्किम, भूटान और चीन तीनों देश की सीमाएं स्पर्श करती है। किस घाटी से? चुम्बा घाटी से। फिर आगे बात करें तो मृत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी जो है वो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पंजशीर घाटी किस देश में है? तो ये है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जो मृत घाटी है वो कैसा है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में। फिर है टेलर घाटी कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिक में है। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो ये मिस्र में है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये यूगोस्लाविया में पाई जाती है, ये एक कार्स्ट प्रदेश में। फिर है लोटस चेंतल तथा वालफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कौन सी? लोट्स चेंतल तथा वालफेक्स घाटी। फिर अगला हम देखते हैं विश्व की प्रमुख घाटियाँ। अगर विश्व की प्रमुख घाटियों में देखें तो अगर हम नुब्रा घाटी की बात करें तो ये भारत में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी ये कनाडा में पड़ता है। रोम्स डेनल घाटी नॉर्वे में पड़ता है, नॉर्वे। फिर लाटर ब्रुनेन घाटी ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर अगला अराकू घाटी, अराकू जो है भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। फिर एक खुम्बू घाटी, ये नेपाल में है, खुम्बू नेपाल। गीजर की घाटी रूस में है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी, ये पड़ता है भारत पश्चिम बंगाल में। लैटिन घाटी इटली में पड़ता है। ग्लेशियर कैनियन ये स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश में है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। फिर है बैले डे ला लूना घाटी, ये है
चिली में क्या है, वैले डे ला लूना, ये घाटी कहाँ है, चिली में। फिर है नीलम घाटी, ये है पाकिस्तान में। बराक की घाटी, ये भारत असम में पड़ता है। फिर है ओलंपिक घाटी, ये कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी नेपाल में पड़ता है। चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी ये चीन के तिब्बत और भारत भूटान में पाया जाता है। दून की घाटी ये भारत में उत्तराखंड में पाया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो अब हम देखते हैं देश व उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब कंट्रीज एंड दियर बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। क्या, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व रूस। फिर अगला है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो ये लीबिया और सूडान। फिर है इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती हैं, तो इजराइल जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है, तो दक्षिण पूर्व का लाओस जो है ये स्थलरुद्ध है। फिर अगला है हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित है, तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, 4 देश। फिर आगे देखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। फिर अगला देखें तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो ये ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो जिम्बाब्वे को पूर्व में जो है दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते हैं। फिर रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला है विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन, विक्टोरिया झील। फिर अगला है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। फिर है मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो ये फ्रांस और जर्मनी। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जानते हैं, तो ये बर्मा। रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया, तो ये 15 अगस्त 1947 सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। अगला है मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप में पृथक, मतलब क्या है, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अगला है डूरंड रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करें तो डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटीगर डूरंड जो ब्रिटेन के थे उनके द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। अगला है मैकमोहन रेखा, ये जो है 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन के थे, उन्होंने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। ये 700 मील लंबी है। फिर है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है और ये जो है 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। अगला है हिंडनबर्ग रेखा, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। फिर है मैन रहीम रेखा, यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला है मैगीनाट रेखा, यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। फिर अगला है 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की रेखा है, सीमा रेखा। नेक्स्ट है 24वीं समानांतर रेखा, यह कच्छ के पास जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, परंतु भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। क्या, 24वीं समानांतर रेखा। अगला है 38वीं समानांतर रेखा, यह है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। अगला है 141वीं डिग्री पश्चिमी देशांतर,
रेखा, ये अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। अगला है 49वीं समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। फिर है ओडरनीसे रेखा, ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। अगला है सिगफ्रायड रेखा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों तथा सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अंडमान को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और ये मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। हम देखते हैं विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दियर जियोग्राफिकल जो है सॉब्रिक्यूट्स। ये अगर बात करें कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है तो ये है जापान। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है तो ये जापान हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है तो ये हो जाएगा केप टाउन। अगला है कांधार नगर कहाँ स्थित है तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। क्या हो जाएगा, आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिर है सन सिटी कहाँ स्थित है तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है तो ये जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा खज्जियार यानी कि चंबा, हिमाचल प्रदेश। फिर अगला है टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है तो ये हो जाएगा इस्तांबुल। अगला है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है तो ये भूटान को। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है तो ये हो जाएगा नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव पर। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। फिर अगला है वो कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहते हैं तो उसे है फिनलैंड। नेक्स्ट है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका को। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है तो ये एबरडीन, ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में है। फिर है विश्व के किस शहर को धूम्र नगर कहते हैं तो ये शिकागो को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर वह पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दिया जाता है तो ये हो जाएगा श्रीलंका। फिर है दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। क्या है, दक्षिण अमेरिका का जो ब्यूनस आयर्स है ये नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। फिर है माल्टा किस सागर में है तो भूमध्य सागर में है। अलास्का किस देश का हिस्सा है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर है तो ये वेनिस इटली में पड़ता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। अगर हम बात करें एड्रियाटिक की रानी, ये हम वेनिस को कहते हैं जो इटली में है। लौंग का द्वीप जंजीबार है। फिर है 7 पहाड़ियों का नगर, ये किसको कहते हैं, रोम को। अगला है शाश्वत शहर या इंटरनल सिटी, ये जो है रोम में पड़ता है। अगला है नील का वरदान या नील का उपहार, ये मिस्र में पड़ता है। नेक्स्ट है निषिद्ध शहर, ये लहासा तिब्बत में पड़ता है। अगला है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भूटान में पड़ता है। अगला है नदियों का देश, ये बांग्लादेश में पड़ता है। फिर है नहरों का देश, ये पाकिस्तान में है। अगला है स्काई स्क्वायर पर्स नगर, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगला है एम्पायर सिटी, ये न्यूयॉर्क में है। फिर है अंध महाद्वीप जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। फिर है स्वर्णिम द्वार का नगर, ये है सैन फ्रांसिस्को। अगला है क्वेकर सिटी, ये जो है फिलाडेल्फिया। फिर है एंटिलीज का मोती, ये क्यूबा में पड़ता है। फिर है विश्व का चीनी का कटोरा, ये क्यूबा में पड़ता है। फिर है सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड में है।
फिर 1000 झीलों की भूमि, ये फिनलैंड में है। अगला है उगते सूर्य का देश, ये जापान में पड़ता है। फिर है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये नॉर्वे है। फिर स्वर्णिम पैगोडा का देश, ये म्यांमार में पड़ता है। फिर है कंगारुओं का देश, ये है ऑस्ट्रेलिया। फिर है दक्षिण का ब्रिटेन, ये है न्यूजीलैंड। फिर है भूमध्य सागर की कुंजी, ये जिब्राल्टर जल संधि है। फिर है मोतियों का द्वीप, ये है बहरीन। फिर है हेरिंग पॉन्ड, ये है अटलांटिक महासागर। अगला है संसार की छत, ये है तिब्बत का पठार। फिर है यूरोप का रोगी, ये है तुर्की। फिर है यूरोप का अखाड़ा, ये है बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड को। फिर है स्वर्णिम मीनारों वाला शहर, यह ऑक्सफोर्ड है। फिर है चीन का शोक, यह है हुआंगहो नदी। पीली नदी किसे कहते हैं, तो हुआंगहो नदी को कहते हैं। फिर है विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, तो ये प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। फिर आगे देखें, अब हम देखेंगे जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, मतलब हाइड्रोस्फीयर एंड ग्रीन मतलब ओशियन करंट। ठीक है, तो देखो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहते हैं, महासागरीय धारा। ठीक, फिर हम देखते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। तो देखो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण और प्रचलित पवनें, फिर वायुदाब, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता और फिर तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। आगे देखें, तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, तो 2/3 मतलब 2/3 भाग। हम्बोल्ट धारा को किस नाम से कहते हैं, तो हम्बोल्ट मतलब पेरू की धारा, ये शीत जल धारा है। ठीक है, हम्बोल्ट पेरू। फिर है अगला, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, तो ये है कैस्पियन सागर। फिर अगला है डेटम रेखा, समुद्र तल की वो क्या है, डेटम रेखा जो है वो समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। डेटम जो होता है उससे क्या है, समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा है वो जिससे ऊंचाई और गहराई मापा जाता है। फिर हम आगे देखें, इधर देखें, तो इधर है कि हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की धारा है, तो अगुलहास जो है वो है गर्म जलधारा। सार्गेश्वर सागर का संबंध किस महासागर से है, तो उत्तरी अटलांटिक। अगला है टेरेनियन सागर, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिवा से घिरा हुआ है। फिर है 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है, तो ये है हिंद महासागर में। फिर है कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो यह है नॉर्वे। क्या है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है, तो नॉर्वे। फिर एक केनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। क्या है, केनारी धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। फिर है गल्फ स्ट्रीम, क्या है, तो ये है महासागरीय गर्म जलधारा। फिर है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं, तो ये गुयार्ड कहते हैं। फिर आगे हम देखें, तो अब हम देखते हैं प्रमुख गर्म जलधाराएं। अगर गर्म जलधाराएं तो प्रशांत महासागर में कौन कौन से हैं, तो उसमें है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, जापान की काली धारा जो है। फिर है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का धारा, सोशिमा धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और एल नीनो धारा। ठीक, और ये सब है गर्म। ठीक है, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन से हैं, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, फ्लोरिडो की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, अंटाइल्स या एंटिलीज धारा, हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर धारा। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं, तो ये सब धाराएं गर्म जलधाराएं। अब हम देखते हैं
ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा में क्यूराइल जलधारा, जो है ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, और जो है अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोस्टक धारा, और क्या अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंगर धारा, किनारी धारा, फॉकलैंड धारा। वहीं हिंद महासागर की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और अंटार्कटिक प्रवाह। फिर बरमूडा त्रिभुज के बारे में बात करें तो बरमूडा त्रिभुज जो है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबंध है। आगे हम देखेंगे सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड। अगर हम बात करें महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो महासागरीय जल के तापमान को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय स्थिति यानी कि लेटीट्यूड प्रभावित करता है। फिर सनातनी प्रचलित हवाएं। अगला है स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, समीपवर्ती स्थल खंड का प्रभाव, लवणता। फिर है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। फिर है सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम परसेंटेज कितनी होती है? तो ये होती है 30%। औसत लवणता अगर देखा जाए तो ये 35%। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो ये है भूमि। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान जो है वो सोडियम क्लोराइड का है। सोडियम क्लोराइड लवण का है जो कि 77.8%। फिर एक ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है विश्व में सर्वाधिक लवण सागर झील कौन सा है? तो वो है टर्की की वान झील, 333%। फिर अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो यह है 35%। फिर अगला जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 238%। अगला है कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये सरगसो सागर। फिर है तापमान का क्षैतिज वितरण। अगर यहाँ पे देखें उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर। अगर हम बात करें उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में तो 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश मतलब दक्षिणी अक्षांश, ये जो है प्रशांत महासागर में 26.01, अटलांटिक महासागर में 25.18 और हिंद महासागर में 27.14। फिर बात करें उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, इसमें हो जाएगा देखो 10 से 20। तो प्रशांत महासागर का कितना है? 25.11 और ये 23.16। अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर का 25.85। इसका है 20 डिग्री से 30 डिग्री, ये है 21.53 और ये है 21.20, ये है 22.53। फिर है 30 से 40 डिग्री के बीच में तो 16.98, ये है 16.90, फिर 17.00। 40 डिग्री से 50 डिग्री की बात करें तो 11.16 और ये है 8.68 और 8.67। फिर है 50 से 60 तो ये 5.0 से 1.78 और ये 1.68। अगर हम बात करें पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। फिर हम आगे देखें तो विभिन्न सागरों एवं महासागरों की लवणता। महासागरों की औसत लवणता कितनी है प्रतिशत में? तो ये है 35%। प्रशांत महासागर की औसत लवणता
तो ये है 31 से 35%। फिर अगला है अटलांटिक महासागर की औसत लवणता, तो ये है 36%। फिर अगला है हिंद महासागर की औसत लवणता, तो ये है 35%। फिर अगला है बंगाल की खाड़ी की लवणता, ये है 30%। अरब सागर की लवणता 36। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता है 220%। फिर है अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता, ये है 38%। अगला है खुले सागरों की लवणता, ये है 33 से 37%। फिर है कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता, ये है 14%। फिर है कारा बुगास की खाड़ी में लवणता, ये है 33%। फिर हम बात करें लघु या निम्न ज्वार की उत्पत्ति, तो देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति बात करें तो यहाँ चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है। तो देखो ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल, और इधर क्या लगता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल इधर सप्तमी अष्टमी के दिन जो है क्या होता है, मतलब लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। फिर अगर बात करें महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। फिर है एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे दैनिक ज्वार कहते हैं। फिर महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं, तो ये चंद्रमा से। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो तो बृहद ज्वार होता है। फिर एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतराल होता है, समय का अंतर होता है, तो ये 24 घंटे 26 मिनट। फिर आगे हम बात करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। परिभ्रमण मतलब घूर्णन। फिर अगला देखें, अगला है कि नदियों के बारे में। तो अगर हम बात करें दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो वो अपवाह तंत्र को। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। फिर नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। फिर अगला है एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। फिर अगला है वो कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, तो ये डेन्यूब नदी हो जाएगा। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी हो जाएगा। फिर अगला बात करें तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी फ्रांस घाटी में प्रवाहित होती है, तो ये राइन नदी। फिर है वह देश जो अरीय अपवाह रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। फिर है सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं, तो ये अरल सागर में गिरती हैं। अगला काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं, तो ये है नीपर, डेन्यूब, नीस्टर और डान। अगला डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो यह है छिछले समुद्र में। फिर अगला है इटली की सबसे लंबी नदी जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, पो नदी। फिर हम आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। अगर हम बात करें कौन सी नदी, नील नदी। नील नदी की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर बात करें तो 6,650 किलोमीटर है। और
स्थित जो है आसवान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। फिर जो है अमेजन नदी की बात करें तो यह आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी 6,400 किलोमीटर है। क्या है? आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6,400 किलोमीटर। फिर है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये जो है उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ये नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती हैं। फिर है रियो ग्रांडे नदी। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। अगला है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी जो है विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगला है कोलोराडो नदी। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। अगला है अमूर नदी। यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अगला है डेन्यूब नदी। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा यानी कि स्लोवानिया, बुखारेस्ट मतलब रोमानिया, बुडापेस्ट मतलब हंगरी व वियना मतलब ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। अगर हम बात करें म्यांमार की इरावदी और साल्वी नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर आगे देखें, आगे है मेकांग नदी। मेकांग नदी की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। फिर है बोल्गा नदी। बोल्गा नदी जो है वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन नदी? वोल्गा नदी। नाइजर नदी की बात करें तो यह जो है गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन? नाइजर नदी। फिर है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है ये विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कौन? जाम्बेजी नदी। फिर है कांगो या जायरे नदी। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। किस पे? कांगो या जायरे नदी पे। फिर है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर है माही नदी। यह भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर है राइन नदी। राइन नदी यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह जो है रॉटरडैम इसी पर स्थित है। फिर अगला है मर्रे डार्लिंग नदी। ये नदियाँ कोसियुस्को पर्वत से निकलती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।